हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 31 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस लर्निंग बुक पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और अगर आपको करंट अफेयर की किसी भी वीडियोस में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर कोई क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में कोई अन्य प्रश्न उससे रिलेटेड उठता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए पूछ सकते हैं। आपको उसका प्रॉपर तरीके से आंसर किया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हुनर हाट कार्यक्रम सितंबर 2020 से लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ फिर से शुरू हो रहा है। उस मंत्रालय का नाम बताइए जो हुनर हाट का संचालन करता है। हुनर हाट का संचालन करता है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। हुनर हाट देश के अलग अलग हिस्सों के कारीगरों, शिल्पकारों के लिए कला और शिल्प प्रदर्शन का एक राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करता है। साथ ही साथ इनके लिए रोजगार उत्पन्न करने का भी एक मंच है हुनर हाट। सितंबर 2020 से हुनर हाट एक नई थीम के साथ वापसी करेगा, लोकल टू ग्लोबल थीम। कोविड-19 के दौरान अपने देश की अर्थव्यवस्था जो डाउन हुई है उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उसी दौरान उन्होंने लोकल टू ग्लोबल वर्ड का यूज़ किया था, यानी कि हम अपने जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको पूरा ग्लोबल स्तर पर प्रचारित करेंगे और हम अपने लोकल प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के मद्देनज़र हुनर हाट को लोकल टू ग्लोबल थीम के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है इसने अगले 5 सालों में 100 से अधिक हुनर हाट खोलने का ऐलान किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आर्टिशियन, क्राफ्टमैन, कलिनरी एक्सपर्ट को मार्केट में एक्सपोज करना है। साथ ही साथ इन्हें ग्लोबल स्तर की पहचान दिलाना है। गवर्नमेंट इनके रोजगार के लिए कई सारे स्कीम चलाती है, जिसमें कम इंटरेस्ट पे इनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि ये अपने कार्य को सुचारू रूप से कम लोन पे ही, कम इंटरेस्ट पे ही कर सकें। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय की मुंबई स्थित कपड़ा समिति का नाम पीपीई कवरेल्स की परीक्षण करने और प्रमाणित करने के लिए 9वीं अनुमोदित प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया है। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री का नाम क्या है? भारत की वर्तमान कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं। पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। पीपीई किट है क्या? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। कोविड-19 एक संक्रमण बीमारी है जो छूने से फैलती है, तो जो इसे इलाज करता है डॉक्टर हमारे, उनके लिए एक ऐसे कपड़े की आवश्यकता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करके जो पेशेंट है कोविड-19 का उसका इलाज कर सकें। तो उनको पूरा कवर करने के लिए ही पीपीई किट का निर्माण किया जाता है और हमारा देश इसमें चाइना के बाद दूसरे स्थान पे है। तो हमारे देश में पीपीई किट का निर्माण बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और इसकी ज़रूरत भी है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने या फिर देश में ही इसके इस्तेमाल से पहले पीपीई किट को सुरक्षा जांच के दौर से गुजरना होता है, और जब ज़्यादा पीपीई किट प्रतिदिन बन रहा है तो उसके लिए ज़्यादा लैब की ज़रूरत है ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षा जांच से गुजरे और उसे अपने देश के मार्केट में उतारा जाए, साथ ही साथ इसको अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाए। उसी के मद्देनज़र 9वीं अनुमोदित प्रयोगशाला मुंबई में इसको अनुमोदित कर दिया गया है। हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं। इन्होंने ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली है और इन्होंने राहुल गांधी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाग ने एसआईडीएम और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एसआईडीएम का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया है? एसआईडीएम और भारतीय उद्योग परिसंघ ने रक्षा मंत्रालय का विभाग जो है रक्षा उत्पादन विभाग के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ
डिफेंस मैन्युफैक्चर कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया है। 800 से अधिक एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ने इस कॉन्क्लेव में भाग लिया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। इससे एमएसएमई का देश में ही विस्तार की संभावना होगी। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, यानी जो छोटे स्तर के कारोबारी हैं उनका भी डिफेंस में रोल हो, इसी के लिए उन्हें 8000 से ज़्यादा लोग आमंत्रित किए गए थे एमएसएमई के, जो इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिए और वो क्या करते हैं कि डिफेंस से ही रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एमएसएमई की परिभाषा को भी बदला ताकि एमएसएमई के विस्तार में आसानी हो। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यही रक्षा उत्पादन विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर सोसाइटी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया था। आत्मनिर्भर भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सेक्टर को देश में ही बढ़ावा देने की बात कही थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष विक्रम एस किर्लोस्कर हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू कंपनियों से कितने करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाओं की खरीद की जाए। देखिए अभी क्या है कि अपने देश के सामान को यूज़ करने पे सरकार जोर दे रही है, तो अपने देश का सामान कैसे ज़्यादा यूज होगा। गवर्नमेंट ने भी एक प्लान किया है कि अगर गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुओं को खरीदना है तो वह पहले अपने देश में ही उन वस्तुओं को देखेगी और उसे अपने देश से ही, देश की ही किसी एमएसएमई या फिर किसी कंपनी से खरीदेगी ताकि अपने देश का पैसा अपने देश ही में रहे। और इसी वजह से इन्होंने नियम में परिवर्तन किया है कि 200 करोड़ से कम मूल्य की वस्तुओं की, सेवाओं की खरीद भारत देश से ही, खुद अपने ही देश में करनी होगी। और इससे क्या होगा कि हमारे देश का जो उद्योग है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी क्या होता था कि हम लोग बाहर से भी 200 करोड़ से कम की चीज़ों को भी बाहर से खरीद लेते थे, अगर देश को उसकी आवश्यकता है तो खरीदते थे। लेकिन अब क्या है कि पहले हम अपने देश में देखेंगे, अगर 200 करोड़ से कम मूल्य की का कोई सामान्य है तो उसे पहले अपने देश में ही ढूंढा जाएगा। अगर वो हमारे देश में उपलब्ध है तो उसे टेंडर के माध्यम से सरकार खरीदेगी। अगर वो अपने देश में नहीं उपलब्ध है और उसकी हमारे देश को ज़रूरत है तो ही हम किसी बाहरी देश से उस चीज़ को खरीदेंगे। तो 200 करोड़ से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने के लिए सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय ने गैर चिकित्सा मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विदेशों में अपना मुखौटा यानी मास्क को निर्यात करने की योजना बनाई है। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। KVIC MSME मंत्रालय के अधीन कार्य करता है क्या ये क्वेश्चन? देखिए इसको समझिए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मास्क दुकानों से खरीद के पहने, आप मास्क को अपने घर पे बना के पहन सकते हैं। मास्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देश में कोविड-19 पैंडमिक है, इस समय कोविड-19 महामारी फैली हुई है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि सभी लोग मास्क को पहने। तो मास्क पहनने, अभी क्या है कि जो कोविड-19 का वायरस है, कोरोना वायरस यानी कि नोवेल एन कोरोना वायरस जिसका नाम दिया है WHO ने, वो साइज में कुछ बड़ा है। तो अगर आप कपड़े का भी मास्क पहनते हो तो भी वो आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। इस वजह से कपड़े के मास्क को पहनने की अपील की गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कई सारी कंपनियों ने कपड़े के मास्क को बनाना शुरू किया। हमारे देश में कपड़े के मास्क की आवश्यकता खुद ही बहुत ज़्यादा थी। अभी अपना देश PPE किट में दूसरे रैंक पे आ गया है। तो जब हमारे देश के मास्क की आवश्यकता, कपड़े के मास्क की आवश्यकता फुलफिल हो गई तो सरकार ने क्या किया कि गैर चिकित्सा मास्क यानी कि ये जो कपड़े के मास्क बनते थे इनके निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। पहले इनके निर्यात पे सरकार ने प्रतिबंध लगाया था कि हम पहले अपने देश के ज़रूरत को पूरा करेंगे फिर इसे दूसरे देशों को निर्यात करेंगे।
उस निर्यात के प्रतिबंध को हटा दिया गया क्योंकि सरकार के अनुमान के हिसाब से देश की जो ज़रूरत थी गैर चिकित्सा मास्क की, वो पूरी हो चुकी है। इस निर्यात के हटाए जाने के बाद खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने विदेशों में अपने मास्क को निर्यात करने की योजना बनाई है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन किस मंत्रालय के अधीन आता है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एमएसएमई मंत्रालय के अधीन आता है। हमारे एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर है, और नितिन गडकरी ही रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर भी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने एक टेराकोटा ग्राइंडर को केसरीपुर विलेज में लगाया था, जो कि वाराणसी में है स्थित। टेराकोटा ग्राइंडर क्या होता है? टेराकोटा ग्राइंडर की मिट्टी का कोई सामान जो खराब हो चुका है उसे आप टेराकोटा ग्राइंडर में डालेंगे, पकी हुई मिट्टी के सामान को भी, तो वो उसको पीस के फिर से उसकी लुगदी बना देगा, जिससे वो वेस्ट नहीं होगा और कचरा नहीं फैलेगा। वैसे तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो टाइम लेते हैं ये मतलब कि ख़त्म होने में। तो इनको डायरेक्ट टेराकोटा ग्राइंडर में डाला जाएगा और वो उसकी लुगदी बना के फिर से उसका कोई सामान बना सकते हैं। इस तरह का टेराकोटा ग्राइंडर, पहला टेराकोटा ग्राइंडर खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने वाराणसी के केसरीपुर गांव में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना नामक वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? क्या है ये वाया वंदन योजना? ये जो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए इस योजना को चलाया गया था। ये योजना खत्म हो रही थी 31 मार्च 2020 को, तो सरकार ने इस योजना को 3 साल और विस्तार दे दिया है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है, तो वो एक लिमिट में पैसे को जमा कर सकता है सरकार के पास, यानी कि वो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 15 लाख रुपए आप गवर्नमेंट के पास जमा करो, तो गवर्नमेंट आपको 10 सालों तक के लिए जो वृद्ध जन हैं 60 साल से ऊपर, उनको क्या करेगी? 8% की दर से हर महीने पेंशन देगी। यानी अगर मैक्सिमम लिमिट 15 लाख, आप 10 लाख जमा करते हैं तो आपको 8% की दर से हर महीने 8,000 रुपये क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। 15 लाख जमा करते हैं तो 15 लाख का 8% आपको हर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगा। और 10 साल बाद अगर आप चाहो तो अपने 15 लाख को पूरा का पूरा 15 लाख निकाल सकते हो। इसी तरीके की ये योजना थी वया वंदन योजना। अब क्या है कि इसके अंतर्गत पहले 8% का इंटरेस्ट हर मंथ गवर्नमेंट दे रही थी पेंशन के रूप में, लेकिन 3 साल के लिए इसका एक्सटेंड किया गया। अब ये 2023 तक है। ये 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसको बढ़ा के 31 मार्च 2023 कर दिया गया। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट रेट पहले 8% था, उसे भी कम करके 7.4% कर दिया गया। यानी पहले अगर आप 10 लाख जमा करते थे तो आपको 10 साल के लिए हर महीने, जो 60 साल से ऊपर के लोग बुजुर्ग जन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हमारे देश के, उनके लिए योजना थी। तो जब मैं आप बोल रहा हूँ तो आप उसे वरिष्ठ जन के नाम से ही समझेंगे। जब वरिष्ठ जन 10 लाख जमा करते तो पहले उन्हें 8,000 रुपये पर मंथ मिलता था, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट ने इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% कर दिया। यानी अब 10 लाख जमा करने पे हर मंथ 7,400 रुपये पेंशन के रूप में 10 सालों के लिए मिलेगा। हालांकि इसकी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक है वो 15 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकता है, और आगे आने वाले 10 सालों तक ये 7.4% की रेट से हर महीने पेंशन ले सकता है, और अपना 10 साल कंप्लीट होने पे ये अपना पूरा 15 लाख रुपए निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा NBFC HFSC को उसकी तरलता तनाव को दूर करने के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना के रूप में कितने करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये दोनों फुल फॉर्म है NBFC और HFC का। HFC हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंतर्गत ही आता है। तो कोविड-19 के दौरान इन पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया था, उसमें से 30,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत NBFC और HFC को दिया गया है।
ताकि कोई भी कोविड-19 का जो निगेटिव दुष्परिणाम है वो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे ना पड़े। इसीलिए 30,000 करोड़ रुपए का इनको पैकेज दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट लाइन के रूप में 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं यूएसडी यूएस डॉलर स्वैप करने के लिए 90 दिनों के लिए ऋण? 15,000 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया गया है वो एक्सिम बैंक को। एक्सिम बैंक क्या है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे 15,000 करोड़ रुपए 90 दिनों के लिए ऋण दिया है, और जब ये इस 15,000 करोड़ रुपए को रिजर्व बैंक को वापस करेगा तो ये यूएस डॉलर में इसको वापस करेगा रिजर्व बैंक को। चूंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है तो इसके पास फॉरेन करेंसी अधिक मात्रा में अन्य बैंकों के तुलना में होती है, इसीलिए रिजर्व बैंक ने इसे जो 15,000 करोड़ रुपए का दिया है, लोन दिया है 90 दिनों के लिए, ये यूएसडी स्वैप करने के लिए दिया है। यानी ये 15,000 करोड़ रुपए अब जब रिजर्व बैंक वापस, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है 90 दिनों के लिए, और ये यूएसडी स्वैप के करने के लिए 90 दिनों के लिए दिया है। यानी कि अब जब 15,000 करोड़ रुपए वापस करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक को, तो ये 15,000 करोड़ रुपए को यूएस डॉलर के रूप में वापस करेगा। चूंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के पास अन्य बैंकों की तुलना में, क्योंकि ये निर्यात आयात बैंक है कि विदेशों में जो निर्यात हो रहा है या विदेशों से जो हमारे देश में आयात हो रहा है उसके लिए ये बैंक है, तो इसके पास अन्य बैंकों की तुलना में अधिक फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने यूएसडी स्वैप करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है एक्सिम बैंक को 90 दिनों के लिए। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में औद्योगिक उत्पादन में कमी क्या है? भारत के औद्योगिक उत्पादन में जो कमी आई है वो 17% की आई है। लॉकडाउन के दौरान सारे उद्योग धंधे बंद थे, इसीलिए ये कमी 17% की दर्ज की गई है सिर्फ मार्च 2020 में। और बहुत सारे विनिर्माण क्षेत्र में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि 21% की कमी दर्ज की गई है। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में 21% की कमी और औद्योगिक क्षेत्र में 17% की कमी मार्च 2020 में दर्ज की गई भारत में। वर्ल्ड टूरिज्म के अनुसार, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 60 से 80% की कमी दर्ज की गई टूरिज्म सेक्टर में पूरे विश्व में। और भारत में जो ऊर्जा की खपत में कमी आई है वो 30% की कमी आई है लॉकडाउन के दौरान। भारत में कार बिक्री में जो कमी आई है ये 50% की कमी आई है लॉकडाउन के दौरान। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म वाला क्वेश्चन भी जिसमें 60 से 80% की कमी आई है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व पर्यटन में। और भारत में ऊर्जा की खपत में 30% की कमी आई, सारे उद्योग धंधे बंद थे, सारी दुकानें बंद थी, इसलिए 30% की कमी आई है ऊर्जा की खपत में। भारत में कार बिक्री में कमी आई है 50% की। ये सारे क्वेश्चन पहले कराए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 विकासशील देशों में यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर में 100 विकास देशों के लिए यूएस डॉलर में विश्व बैंक द्वारा आपातकालीन संचालन के लिए कितने अनुदान की घोषणा की गई है? विश्व बैंक 100 विकासशील देशों को 160 बिलियन यूएस डॉलर के अनुदान की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के अनुसार 60 मिलियन से अधिक लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हो जाएंगे। क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अभी जितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं पूरे विश्व में, उनमें 60 मिलियन यानी कि 60 लाख लोगों बढ़ जाएंगे इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ऐसा यूनाइटेड नेशन का अनुमान है। और इन 60 मिलियन लोगों में मैक्सिमम जो होंगे वो होंगे विकासशील देशों के। इन्हीं सबको देखते हुए विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों को 160 बिलियन यूएस डॉलर का अनुदान दिया है। यूनाइटेड नेशन में कुल 195 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उन्हीं 195 देशों में से 100 देशों को 160 बिलियन यूएस डॉलर के अनुदान की घोषणा की है विश्व बैंक ने, ताकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो
लोग जाने वाले हैं उनको बिलो पॉवर्टी लाइन जाने से वे देश प्रयास करके बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पीएसयू का नाम बताइए जिसने एनटीपीसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए समझौता किया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने एनटीपीसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा योजना शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। क्या है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना? रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो कार्य होते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना बोलते हैं। तो एनटीपीसी और तेल और प्राकृतिक गैस निगम दोनों अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक साथ कार्य करेंगे। अभी हमारा देश जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें बहुत अधिक तरक्की कर रहा है। उसी की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया गया था हम लोगों ने क्वेश्चन में ही कि हमारे देश की जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 1% ग्रो करने में हम 20% कम ऊर्जा की खपत कर रहे थे। वो सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह था। यानी कि अगर हम पहले अपने जीडीपी को 1% बढ़ाने के लिए 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो वो 80 रुपये खर्च कर रहे थे। यानी हम मोर इफ़िशियंट तरीके से अपने जीडीपी को बढ़ा रहे थे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और हर जगहों पे हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी इस्तेमाल शुरू किया था हमने, जिसकी वजह से हम कम एनर्जी की खपत में, क्योंकि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रहा है। यानी सनलाइट से अगर हम बिजली बना रहे हैं या फिर हम विंड मिल से, पवन चक्की से बिजली बना रहे हैं तो वो सब हमें कोयले से बिजली बनाने के कंपेयर में कहीं सस्ता पड़ता है। तो अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम और एनटीपीसी दोनों ने समझौता किया है कि वो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक साथ कार्य करेंगे। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है, ये बिजली निर्माण का काम करती है देश में। जबकि ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन ओएनजीसी, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये पेट्रोलियम, एलएनजी, लुब्रिकेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन का कार्य करती है। इसके चेयरमैन शशि शेखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी, जो रेलवे कंपनी की एक सहायक है, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी यह किस देश की है? देखिए पहले तो समझते हैं एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड क्या है। एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। ये इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है। ये इंडियन रेलवे को हेल्प करने वाली कंपनी है। ये इंडिया के होने के साथ साथ ही ये मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, श्रीलंका, इन सब देशों में भी एरकॉन इंटरनेशनल कंपनी का अपना ब्रांच है। तो ये कंपनी क्या करती है? ये इंडियन रेलवे की मदद करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब क्या है आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी कंपनी, ये क्या है? ये रशियन रेलवे की कंपनी है, रशियन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी जो कि रशियन रेलवे की कंपनी है, एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि इंडियन रेलवे की कंपनी है, इन दोनों ने आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि यानी एरकॉन इंटरनेशनल और आरजेडी इंटरनेशनल, ये दोनों आपस में समझौता किया है कि हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे रेलवे के सेक्टर में। और आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी का हेडक्वार्टर मॉस्को, रशिया में है। तो आरजेडी, क्वेश्चन यही था कि आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी यह किस देश का है? आरजेडी इंटरनेशनल एलसीसी ये रशियन रेलवे की कंपनी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने किस क्षेत्र के सार्वजनिक बैंक के 30% होल्डिंग को इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी में मंजूरी दे दी है? देखिए इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी में 30% जो शेयर था ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और जब ये शेयर की खरीद फरोख्त हुई थी तो समझौते के मुताबिक 31 मार्च 2020 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर था वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ख़त्म हो रहा था। लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक प्रस्ताव रखा कि हम इसको आगे भी जारी रखना चाहते हैं। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी 30% शेयर को इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी में आगे भी जारी रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कि
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। तो अब इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी में 30% जो शेयर है वो बरकरार रहेगा, किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KKR अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है? KKR अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ने जियो में 2.32% हिस्सेदारी को खरीदा है। इससे पहले भी 4 अमेरिकी कंपनियों ने जियो के शेयर को खरीदा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जियो का शेयर खरीदने वाली अमेरिकी कंपनी है फेसबुक, जिससे हम सभी परिचित हैं। विस्टा इक्विटी ने भी 2.32% ही शेयर खरीदा है, यानी कि KKR और विस्टा इक्विटी दोनों ने इक्वल शेयर खरीदा है 2.32% का। जनरल अटलांटिका इसने 1.34% का शेयर खरीदा है, जबकि सिल्वर लेक ने 1.15% का शेयर खरीदा है। ये सारी की सारी कंपनियां अमेरिका की हैं। फेसबुक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक और KKR, इन 5 कंपनियों ने जियो में कुल शेयर खरीदा है। मैं फिर से जियो के शेयर को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कई सारी कंपनियां हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, फेसबुक ने सारी की सारी कंपनियां, पहले तो ये समझ लो कि अमेरिकन है। अब देखो कौन सी कंपनी ने कितना शेयर लिया है। फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीदा है जियो का। विस्टा इक्विटी ने शेयर खरीदा है 2.32% का जियो का। KKR ने शेयर खरीदा है सेम जितना विस्टा ने खरीदा है, 2.32% का जियो का। जनरल अटलांटिका ने खरीदा है शेयर जियो का 1.34%, जबकि सिल्वर लेक ने शेयर खरीदा है जियो का 1.15%। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCI ने किस कंपनी द्वारा इमामी सीमेंट के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? CCI ने इमामी सीमेंट के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है नुवोका विस्टा को। नुवोका विस्टा और इमामी दोनों ही सीमेंट की कंपनियां हैं और दोनों ही भारतीय कंपनियां हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इन नुवोका विस्टा अधिग्रहित करना चाहती थी पूरी की पूरी इमामी सीमेंट को, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में देश के उपग्रहों के खतरों की निगरानी और रक्षा से मुकाबला करने के लिए एक नई अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया है। जापान ने अपने देश के सैटेलाइट, जापान देश के जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं उनकी निगरानी करने के लिए और उनके सैटेलाइट पे किसी दुश्मन द्वारा कोई अटैक ना हो सके, इसके लिए एक अलग से अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, जिससे वो अपने देश के सैटेलाइट को दुश्मनों के अटैक से सुरक्षित रख सकें। ये कौन सा देश है? ये जापान है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि नई अंतरिक्ष प्रणाली का शुभारंभ किया है जापान ने, ताकि वे अपने देश के सैटेलाइट, अपने देश के उपग्रह के खतरों की निगरानी कर सके कि उनके देश के सैटेलाइट पे कोई भी बाहरी दुश्मन आक्रमण ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस IIT का नाम बताइए जिसने अल्जाइमर के कारण होने वाली स्मृति हानि को रोकने के लिए तरीकों की खोज की है। IIT गुवाहाटी ने अल्जाइमर को रोकने के लिए तरीकों की खोज की है। अल्जाइमर एक नर्वस सिस्टम का रोग है जिसमें व्यक्ति किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी भूल जाता है। ये ज़्यादातर जो है जब ओल्ड एज का इंसान होता है तब होती है। इसको रोकने के लिए फिर इसे कम करने में मदद के लिए IIT गुवाहाटी ने कुछ तरीकों की खोज की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अल्जाइमर के कारण होने वाली स्मृति हानि को रोकने के लिए या फिर इसे खत्म करने के लिए IIT गुवाहाटी ने कुछ तरीकों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पुणे आधारित अगरकर अनुसंधान संस्थान ने किस फसल में 2 बौने जीन RST14 और RST18 को मैप किया है? RST14 और RST18 दोनों ही जो जीन है ये गेहूं का जीन है और बौने किस्म के गेहूं का ये जीन है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि किसान जब खेत कटता है तो उसे जलाता है, तो ये पॉल्यूशन भी काज करता है कुछ हद तक। लेकिन जब ये बौने किस्म के होंगे तो जो आपका जलाया जाएगा वो कम मात्रा में होगा,
क्योंकि छोटे पौधे होंगे तो कम मात्रा में उसकी जो आप क्या कह सकते हैं उसे, जो उपज को निकालने के बाद जो उसका मटेरियल बचता है उसे किसान जलाता है, पुआल बोलते हैं उसे। तो उस पुआल में जब बौने पुआल होंगे तो कम मात्रा में जलेगा, तो पॉल्यूशन रोकने में हेल्प मिलेगी। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि RH14 और RH18 ये दोनों गेहूं की किस्मों के जीन हैं, पहला बात। और RH14 और RH18 बौने गेहूं की किस्मों की जीन है। और तीसरा इसमें जो याद रखना है कि RH14 और RH18 को पूड़े आधारित, जो पूड़े का अगरकर अनुसंधान संस्थान है वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको मैप किया है, यानी इसको खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में दिखाई देने वाली पिनांग डोमिनेंसिस को अब जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से केरल में उगाया जाएगा। पिनांग डोमिनेंसिस किस पेड़ की प्रजाति है? पिनांग डोमिनेंसिस ये पाम की प्रजाति है। अभी तक पिनांग डोमिनेंसिस ये उगाया जाता था सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये पैदा होता है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने एक रिसर्च किया है कि अब इसे केरल के क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। तो ये पाम की प्रजाति है, और दोनों में क्या है कि केरल और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल भी पूरा समुद्र तट के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। और इसीलिए दोनों के पाम जो है, वहाँ का अंडमान का पाम यहाँ पे उगाया जा सकता है। इसी को लेके जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया और उस रिसर्च में सक्सेस पाई, और अब ये पिनांग डोमिनेंसिस पाम ये केरल में भी उगाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए एक सौर परवलयिक गर्त कलेक्टर प्रणाली विकसित की है? जो सौर परवलयिक गर्त कलेक्टर प्रणाली विकसित की है, इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। है क्या कि देखिए, जो औद्योगिक क्षेत्र है यानी जहाँ इंडस्ट्रीज है, अगर आपको वहाँ पे सौर ऊर्जा से का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना होगा कि अधिक सौर ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे भारी इंजन चलते हैं तो अधिक हार्स पावर की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसी के लिए IIT मद्रास ने एक सौर परवलयिक गर्त कलेक्टर को विकसित किया है, जो कि औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए भी सौर ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करके इसका, जिससे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम औद्योगिक क्षेत्र में भी कर सकें। तो IIT मद्रास ने एक सौर परवलयिक गर्त कलेक्टर प्रणाली को विकसित किया है, जिससे हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज क्षेत्र में भी कर सकेंगे। IIT मद्रास ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2020 के लिए विषय क्या है? ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, IDB नहीं होगा, ये IBD होगा, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था, इसके लिए पूछ रहे हैं, तो इसका इस साल का थीम था हमारे समाधान प्रकृति में है। और जो नेचर है, नेचर के बैलेंस के लिए, इन्वायरमेंट के बैलेंस के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और लोगों के मन में जैव विविधता को लेकर जागरूकता फैलाना और जैव विविधता को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और इस साल का थीम था हमारे समाधान प्रकृति में है। जैव विविधता क्या होता है कि जो नेचर है उसमें जितने ही प्रकार के जीव जंतु होंगे, हमारी प्रकृति उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी कि जितने प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, जितने प्रकार के जंतु होंगे, इस पे ह्यूमन है, ये हम ह्यूमन भी जंतु हैं, शेर है, चिड़िया है, बकरी है, मतलब जितने ही प्रकार के जीव जंतु होंगे, पृथ्वी, नेचर, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्या हो रहा है कि कई सारे जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो जा रहे हैं। उसी को बचाने के उद्देश्य से लोगों के मन में जैव विविधता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम था हमारे समाधान प्रकृति में है।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।